हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को गोलीय दर्पण क्या होता है और उसके प्रकार और गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जानेंगे और जो कि बहुत ही सरल भाषा में जानेंगे। तो अब हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो इसकी परिभाषा हम आपको बता दे रहे हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण एक कांच के खोखले गोले का भाग होता है जिसका एक तल होता है परावर्तक तल और दूसरा कलई किया होता है, और जो कलई किया होता है वह होता है रेड ऑक्साइड का। अब हम देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक अवतल और नंबर दो उत्तल दर्पण। अब हम देखते हैं अवतल दर्पण क्या होता है। जिस दर्पण में परावर्तन दबे हुए तल से होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। जैसा कि हम फिगर से देख सकते हैं, यह हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें परावर्तक तल, देखिए इसी को हम परावर्तन भी बोलते हैं और प्रवर्तक तल बोलते हैं। तो परावर्तन तल क्या होता है? ये दबा हुआ होता है, उसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण। अब इसी तरीके से उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें परावर्तन क्या होता है? उभरा हुआ होता है। जैसा कि यह है इसका ऊपर वाला भाग, तो ये क्या होता है? उभरा हुआ होता है। इसका ऊपर वाला भाग क्या होता है? परावर्तन तल उभरा हुआ, उसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। अब हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो नंबर एक है वक्ता केंद्र। उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है उसे तल दर्पण का केंद्र कहते हैं। इसे हम सी से प्रकट करते हैं। अब हम फिगर से समझते हैं। चाहे हम उत्तल दर्पण ले लें और चाहे हम अवतल दर्पण ले लें, दोनों से सेम परिभाषाएं बनती हैं। तो अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण से। यदि हम प्रकार के माध्यम से बनाएं तो कुछ केंद्र हमारा ऐसे ही होगा। अब हम देख लेते हैं, हमने डिफिनीशन में ये देखा, यदि हम इसे दो भागों में ऐसे डिवाइड करते हैं तो इसका एक भाग ये हो जाएगा, एक भाग ये हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है उसे हम बोलते हैं वक्ता केंद्र। से हम सी से प्रकट करते हैं। अब देख लेते हैं ये पी क्या है। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, ये है इसका परावर्तक तल, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम बोलते हैं ध्रुव। इसे हम पी से प्रकट करते हैं। वक्ता त्रिज्या क्या होता है? दर्पण के ध्रुव तथा वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्ता त्रिज्या। इसे हम स्मॉल आर से लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि मुख्य अक्ष क्या होता है। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को तो हम जान गए कि ध्रुव बोलते हैं। तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्ता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अब हम देखते हैं, तो इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। वक्ता केंद्र क्या होता है? उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग होता है उसे हम दर्पण का केंद्र कहते हैं। इसे हम कैपिटल सी से प्रकट करते हैं। वक्ता त्रिज्या क्या होती है? दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। इसे स्मॉल आर से लिखते हैं। नई वाली बुक अगर देख रहे हैं तो उसमें कैपिटल आर भी लिखता है। ध्रुव दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे हम कैपिटल पी से लिखते हैं। तो अभी हमने देखा था, अगला देखते हैं मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं मुख्य फोकस। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। जैसा कि हम फिगर समझ सकते हैं, यह हमारा अवतल दर्पण और यह हमारा तल दर्पण। अब हम देखते हैं जो प्रकाश किरणें हैं यह है इसके मुख्य अक्ष।
मुख्य अक्ष है ये इसके समांतर आ रही हैं और परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पर मिल रही है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं जो समांतर आ रही है किरणें ये मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इस बिंदु को हम बोलते हैं मुख्य फोकस, इसे हम कैपिटल एफ से लिखते हैं। अब हम देखते हैं फोकस दूरी क्या होती है। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। तो यह है दर्पण का ध्रुव और यह है मुख्य फोकस, इसके बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। अब हम देखते हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यह है सूत्र F=R/2। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है। अब हम देखते हैं दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी। तो देख लेते हैं अब दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी जो होती है वो निम्न होते हैं। नंबर 1, प्रकाश सदैव दाईं ओर से डाली जाती है। दूसरा है, देख लेते हैं कि दाईं ओर से हमेशा, इस बात को हमेशा हम याद रखेंगे, जो प्रकाश किरणें होती हैं हमेशा दाईं ओर से डाली जाती है। जैसा कि यह है अवतल दर्पण, हम देख रहे हैं कि हमेशा ये दाईं ओर से डाली जाती है, चाहे वो उत्तल दर्पण रहे और चाहे अवतल दर्पण रहे। दूसरा देखते हैं, दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। तो देख लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। दूरियां जो होती हैं वो दर्पण के ध्रुव, पी से लिखते हैं इसे, हमेशा दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाती हैं, चाहे उत्तल दर्पण हो और चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों में हमेशा। अगला देखते हैं, जो दूरियां आपतित किरण की दिशा में नापी जाएं वो धनात्मक होती हैं। तो देख लेते हैं, जो किरणें आती है उसे हम बोलते हैं आपतित किरण, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो। जो दूरियां आपतित किरण की साइड की होंगी वो हमेशा धनात्मक में होंगी। और उसी का सेम विपरीत होता है, जो दूरियां आपतित किरण के विपरीत होंगी अर्थात बाएं साइड होंगी वो सब ऋणात्मक में होंगी। देख लेते हैं, अगला पॉइंट भी यही है हमारा, जो दूरियां आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी जाए वो ऋणात्मक में होती हैं। अगला पॉइंट, मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई धनात्मक और नीचे की लंबाई ऋणात्मक होती है। देख लेते हैं, अब यह है मुख्य अक्ष, इसके ऊपर की दूरी हमेशा धनात्मक, इसी तरह से उत्तल दर्पण में भी देख लेते हैं, इसके ऊपर की दूरी धनात्मक और नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। अब हम एक पॉइंट हमेशा याद रखेंगे कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह सदैव धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की सदैव ऋणात्मक होती है। जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए होंगे तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।